वेलकम बैक दोस्तों। मिशन 2022 पीटर ट्रेड सेकेंड ईयर के हम भारत स्किल्स पे उपलब्ध जो क्वेश्चन बैंक हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम 175 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब उससे आगे क्वेश्चन 176, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का क्या उद्देश्य है। थ्रस्ट बेयरिंग जो होते हैं वो बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग की कैटेगरी से अलग होते हैं। वजह क्या है, रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग जो हैं वो एक्सियल कोई अगर लोड आ रहा है, थ्रस्ट आ रहा है तो उसको सहन नहीं कर पाते, वो सिर्फ रेडियल लोड के लिए होते हैं। मतलब अगर आप इमेजिन करो कोई शाफ्ट लगी हुई है, उसके दोनों तरफ आपने रोलर बेयरिंग लगा रखा है, तो इस शाफ्ट पे कोई चीज़ पुली वगैरह लगी होगी तो नीचे की तरफ अपना फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को सहन करते हुए इस शाफ्ट को घुमाना, ये काम है रोलर बेयरिंग का। लेकिन अगर आपको कोई टांगनी है चीज़ और तब घुमानी है, जैसे पंखा, तो पंखा में रोलर बेयरिंग नहीं लगते हैं। रोलर बेयरिंग लगेंगे तो शाफ्ट निकल जाएगी ना उसके बोर में से। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं थ्रस्ट बेयरिंग को। और थ्रस्ट बेयरिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो वर्टिकल, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड जो लोड होता है उसको वो संभालता है और शाफ्ट को घुमाता है। भाई बेयरिंग का काम शाफ्ट को घुमाना ही है ना। बेयरिंग का इसके अलावा कोई और काम आपको दिखाई दे रहा है क्या। शाफ्ट होगी या स्पिंडल होगी, वो बेयरिंग में घूमेगी, बेयरिंग फ्रिक्शन को कम कर देगा, क्योंकि बेयरिंग जो रोलर बेयरिंग है वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, बुश बेयरिंग भी कम कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्टिकल थ्रस्ट बेयरिंग। ये आंसर सही है। एक्सियल लोड या एक्सियल थ्रस्ट लोड इसलिए सही नहीं है उत्तर, क्योंकि आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। अगर आपकी शाफ्ट हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो थ्रस्ट बेयरिंग काम नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में भी तो फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में इधर या उधर लग सकती है। इन कंडीशन में आपका थ्रस्ट बेयरिंग काम नहीं करता। थ्रस्ट बेयरिंग काम करेगा सिर्फ वर्टिकल लोड या थ्रस्ट की कंडीशन में, क्योंकि इसी कंडीशन में दोनों प्लेटों का कांटेक्ट बना रहेगा। वरना अगर एक्सियल लोड लग रहा है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में तो एक तरफ की जो बेयरिंग है उनकी दोनों प्लेटें कांटेक्ट खो देंगी, और अगर कांटेक्ट खोया तो बेयरिंग काम कैसे करेगा। ये तो रोलर के ऊपर जो आपने बॉल्स लगा रखी हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा के तब ये घूमती है ना। तो इसका सही उत्तर डी है। रेडियल लोड जो बी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग रेडियल लोड के लिए नहीं होते, एक्सियल लोड के लिए होते हैं। क्वेश्चन 177, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेयरिंग। इस बेयरिंग का नाम क्या है। और बीच में ये रोलर लगे हुए हैं। अब ये या तो रोलर बेयरिंग होगा या फिर ये निडल बेयरिंग होगा। देखने में वो निडल इसलिए लग रहा है क्योंकि इनर बहुत पतले हैं, तो उनको हम निडल बेयरिंग कहेंगे। आंसर देख लेते हैं। निडल बेयरिंग पहला आंसर सही हो सकता है, पर ढूंढते हैं रोलर बेयरिंग तो नहीं लिखा है कहीं। अगला ऑप्शन है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ये बॉल तो नहीं लग रही, ये तो बेलनकार लग रहा है ना। ऊपर और नीचे जो आपके ये रोलर्स लगे हुए हैं ये बेलनकार आकृति के होंगे, तो ये बॉल जैसी तो नहीं लग रही, स्फीयर जैसे नहीं लग रहे ना, गोले जैसे नहीं लग रहे। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग तो इसका आंसर नहीं है। टेपर रोलर बेयरिंग भी ये नहीं है, क्योंकि ये रोलर तो सीधे लग रहे हैं, टेपर तो ये नहीं लग रहे हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग ऐसा नहीं होता, उसमें इनर रेस और आउटर रेस जो है एक एंगल पे कॉन्टैक्ट करती हैं। तो इसका सही उत्तर है निडल बेयरिंग। क्वेश्चन 178, विच बेयरिंग मटेरियल इज़ यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर। जब भी आपका इलेक्ट्रिकल मोटर का कोई काम आए, बिजली का कोई बात आए, तो आप बिना किसी डर के कॉपर अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप उस पर आंसर लगा देना। कॉपर में स्ट्रेंथ भी बहुत है, हार्डनेस भी बहुत है, कोरोजन भी नहीं होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, और आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम उसको कॉपर का बनाते हैं। कनेक्टिंग रॉड में भी हमें स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, टफनेस बहुत चाहिए होती है, ये सारे गुण हमें कॉपर में मिल जाते हैं, इसलिए इसका आंसर कॉपर लेड एलॉय सही है। क्वेश्चन नंबर 179, What is the operation of metal coated with other metal to obtain protective surface। किसी धातु की सतह को जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वातावरण से, हम किस धातु की परत उसके ऊपर चढ़ाते हैं। उस प्रक्रिया का, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे। क्लैडिंग, गैल्वनाइजिंग, सीमेंटेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सारे ही आंसर सही हैं भाई। ये क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम नहीं हुआ। इसमें क्लैडिंग भी वही होता है जब एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। गैल्वनाइजिंग में भी जिंक की परत चढ़ाई जाती है फेरस के ऊपर ताकि उसको जंग से बचाया जा सके, वातावरण के प्रभाव से बचाया जा सके। और सीमेंटेशन कई तरीके के होते हैं, उसमें एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जा सकती है, क्रोमियम की चढ़ाई जा सकती है, या जिंक की चढ़ाई जा सकती है।
इसमें भी परत इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि उसको कोरोजन से और वातावरणीय प्रभाव से बचाया जा सके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यही चीज़ें हैं। इसका सही उत्तर जो आपके निमी के क्वेश्चन बैंक के आंसर की में दे रखा है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम मान लेते हैं कि इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या जिक्र कर रहे होंगे, पर फिर भी मेरा मानना यह है कि क्वेश्चन नंबर 179 को किसी और अच्छी तरह फ्रेम करना चाहिए था ताकि इसके इस आंसर तक हम पहुंच सकें। ये चारों के चारों ऑप्शन ही सही हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में कहीं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लिखा होना चाहिए था कि अगर विद्युत की सप्लाई की मदद से हम या किसी सेल के अंदर, डेनियल सेल के अंदर हम अगर किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा रहे हैं तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तब ये आंसर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही हो जाता, सटीक हो जाता। बहरहाल इसको आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिएगा परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 180, विच मेटल पाउडर इज़ यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। देखिए, ये सीमेंटेशन प्रोसेस में 3 तरीके की हम प्रोसेसिंग करते हैं। तीनों ही तरीके की प्रोसेसिंग जो है वो किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की लेयर चढ़ाकर उसको वातावरणीय प्रभाव से बचाने का हमारा उद्देश्य है। एक का नाम है श्रेडाइजिंग, इसमें हम जिंक पाउडर का परत चढ़ाते हैं। दूसरे का नाम है कैलोराइजिंग, इसमें हम एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं। और तीसरे का नाम है क्रोमाइजिंग, जिसमें हम क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं। फिलहाल हमसे सवाल में पूछा गया है कैलोराइजिंग प्रोसेस में किस मेटल पाउडर का प्रयोग करते हैं, वो आंसर है एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर क्या है, एल्युमिनियम। जिंक पाउडर का नहीं करते, वो तो श्रेडाइजिंग में करते हैं। निकिल पाउडर का नहीं करते हैं, क्रोमियम का हम क्रोमाइजिंग में करते हैं। तो सही उत्तर हो गया एल्युमिनियम पाउडर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 181, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अच्छा, वो जो 3 सीमेंटेशन के मैं प्रोसेस बता रहा था आपको, श्रेडाइजिंग, कोलोराइजिंग और क्रोमाइजिंग। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्रोमाइजिंग में तापमान कितना रखा जाता है। क्रोमियम पाउडर के साथ एक भट्टी में हम उस जॉब को रख देते हैं जिसके ऊपर हमें क्रोमियम की परत चढ़ानी है और लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म करते हैं। तो क्रोमियम के जो कण हैं वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ऊपर ऊपर एक लेयर बना देते हैं। इसको कहा जाता है क्रोमाइजिंग। तो इसका उत्तर है 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रेडाइजिंग, जिसमें हम जिंक का प्रयोग करते हैं क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसका तापमान रखा जाता है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लोराइजिंग, जिसमें एल्युमिनियम पाउडर का हम प्रयोग करते हैं, उसमें तापमान रखा जाता है 800 से 1000। हमसे पूछा जा रहा है क्रोमाइजिंग का तापमान, तो वो होगा ऑप्शन डी 1300 से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर हमें क्रोमियम को उस धातु के ऊपर हमें उसको डिफ्यूज़ करवाना है तो हमें 1300 डिग्री से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस तापमान को पहुंचाना पड़ेगा। क्वेश्चन 182, विच मेटल हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। कौन सा ऐसा मेटल है जो केमिकल रिएक्शन को प्रतिरोध करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन नहीं करता। लेड एक केमिकली एक्टिव धातु है। हालांकि मैंने कभी आपको ये बताया था कि लेड पर एसिड का असर नहीं होता, ये एक अलग बात है, लेकिन बाकी केमिकल्स के साथ लेड अच्छी तरह से रिएक्ट करता है। तो लेड ये आंसर नहीं हो सकता। निकिल ये आंसर हो सकता है। आगे के आंसर पढ़ते हैं। कॉपर तो हमने अपनी केमिस्ट्री की लैब में इतने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि कॉपर केमिकली एक्टिव नहीं है, केमिकल रिएक्शन को रेजिस्ट करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कॉपर आंसर नहीं हो सकता और एल्युमिनियम भी आंसर नहीं हो सकता। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, लेड ऑक्साइड, ये नाम हमने बहुत सुने हैं। कभी आपने निकिल ऑक्साइड का नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना। तो इसका उत्तर है निकिल, क्योंकि निकिल एक ऐसा मेटल है वो केमिकल रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 183, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपको चित्र में एक्स दिखाया है ये एक बॉल बेयरिंग है। अगर आप इसके साइड व्यू को देखें, यहाँ पर अंदर आपको 2 स्फीयर यानी कि बॉल जैसी कोई चीज़ें दिख रही होंगी। ये अंदर की तरफ जो लाइनें लगी हुई हैं ये इनर रेस को दर्शा रहा है। बीच में जो गैप है यहाँ पर शाफ्ट आएगी आपकी। बाहर जो लाइन वाला पोर्शन है वो आपकी आउटर रेस है और बीच में ये बॉल्स घूम रही हैं, ठीक है ना। तो अंदर वाली रेस जो है वो शाफ्ट के साथ घूमती है, बाहर वाली रेस जो है स्थिर रहती है। ये होता है हमारे बॉल बेयरिंग का एक काम करने का तरीका। हमसे एलिवेशन में, मतलब इस वाले व्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक भाग है इसका जिस पे एक्स लिखा हुआ है ये क्या है।
देखिए अगर सिर्फ हम बॉल्स लगा देंगे तो जब ये घूमेगा सारी बॉल इकट्ठी नहीं हो जाएंगी। इन बॉल्स को अपनी अपनी जगह पर रोकने के लिए हमें केज, बॉल के केज की आवश्यकता होती है। मतलब एक बॉल अपने ही घर में चलेगी, उसको हम केज कहते हैं। इसका उत्तर है बॉल केस। बॉल केस नहीं है, ये बॉल केज होना चाहिए। उत्तर यही सही है क्योंकि इनर रेस ये नहीं है, आउटर रेस ये नहीं है। और बॉल सेपरेटिंग केज, ओके, बॉल सेपरेटिंग केज ऑप्शन 4 अब सही हो जाता है। मुझे लगा वो गलती से केस लिख दिया केज को, तो इसका सही उत्तर है बॉल सेपरेटिंग केज। केज होता है पिंजरा, एक ऐसा पिंजरा जो हर बॉल को अलग अलग रख रहा है, उसको हम बॉल सेपरेटिंग केज कहेंगे। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 184, विच बेयरिंग मटेरियल इज़ यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। कौन सा ऐसा, और ये बुश बेयरिंग की बात हो रही है। हम जब भी बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग या कोई भी रोलिंग बेयरिंग हम इस प्रयोग करेंगे तो हम हाई स्पीड के लिए करते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि लाइट लोड और लो स्पीड के लिए किस बेयरिंग मटेरियल का हम यूज़ करेंगे बुश के तौर पे। आधी चीज़ें तो हमें समझनी पड़ती हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। इसका आंसर है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन एक बहुत सस्ता एक मटेरियल है, लाइट लोडिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड उस पर नहीं, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम कास्ट आयरन का बुश का प्रयोग कर लेते हैं। कास्ट आयरन का बुश ज़्यादा बड़े लोड को, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसमें आएगा, ये बॉल बेयरिंग के मुकाबले तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा इसमें, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता ये बुश बेयरिंग, पर फिर भी सस्ता होता है, मेंटेनेंस थोड़ी कम होती है इसकी, और काफ़ी दिन चल जाता है। लाइट लोडिंग के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं कास्ट आयरन को। टिन ब्रोंज ये गन मेटल है, इसका हम प्रयोग जो है थोड़ा हैवी लोड के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी सतह कास्ट आयरन से ज़्यादा चिकनी है, पर ये महंगा है। कैडमियम बेस्ड एलॉय, ये तो और ज़्यादा महंगा हो गया क्योंकि हमने कैडमियम जैसे महंगे धातु की इसमें एलॉइंग कर रखी है। कॉपर एंड लेड एलॉयज़, कॉपर और लेड एलॉयज़ भी गन मेटल जो मैं टिन ब्रोंज बता रहा था आपको, ये सेम ही क्वालिटी के होते हैं। बुश जो कॉपर के, ब्रोंज के, ब्रास के, गन मेटल के, आपने पीतल के बुश देखे होंगे ना, वो महंगे होते हैं और उनका प्रयोग तब करते हैं जब ज़्यादा लोड हो, उसमें लुब्रिकेंट डालो, ग्रीस डालो या ऑयल डालो, और तब जाके हम अपने शाफ्ट को घुमा पाते हैं। इसका सही उत्तर है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि लाइट लोड है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, तो हम कौन से मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, कास्ट आयरन का। क्वेश्चन 185, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो वर्टिकल कंडीशन में काम करता है, जैसे पंखे, तो उसका, और खाली पंखा ही नहीं है, बहुत सारे टैंक्स में एजिटेटर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स वर्टिकल होते हैं, उसके अंदर घुमाना पड़ता है हमें केमिकल्स को, लगातार 24 घंटे घुमाते रहते हैं, तो उसके अंदर एजिटेटर लगे रहते हैं, पंखों जैसी चीज़ें ही होती हैं, तब हम वहाँ पर थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, नीचे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, यस, ये कोई रेडियल लोड नहीं ले पाता है आपका थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ये बात सही है। अगला ऑप्शन है कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में अगर आपकी शाफ्ट लगी हुई है उसको नहीं ले पाता है, ये भी बात सही है। कैन नॉट टेक लोड ऑन बोथ डायरेक्शन, ये भी बात सही है, ये एक ही डायरेक्शन में लोड लेगा, दूसरी डायरेक्शन में ये फ्री हो जाता है, मतलब दोनों प्लेटें का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। आखिरी ऑप्शन है कैन नॉट टेक एनी वर्टिकल थ्रस्ट लोड, ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग होता ही वर्टिकल थ्रस्ट लोड को लेने के लिए है। अब बाकी बचे 3 आंसर में से हमें करेक्ट आंसर चुनना है। पहला जो आंसर है वो बिल्कुल गलत नहीं, वो मतलब बिल्कुल सही नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि बॉल बेयरिंग भी अपने रेसिस में चलते हैं, ऊपर वाली प्लेट में और नीचे वाली प्लेट में हम एक ग्रूव बना के चलते हैं जिसको हम रेसिस कहते हैं। तो अगर हल्का फुल्का वो रेडियल डायरेक्शन में कोई उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई फोर्स ऐसी है, तो बॉल इतनी जल्दी से अपनी रेस में से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो फंस के चल रही है ना, दोनों प्लेटों के बीच में फंस के चल रही है। तो ये आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है, तो इस आंसर को हम गलत कह देते हैं। कैन नॉट टेक एनी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड यानी कि अगर बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल लोड उस पर लग जाता है, वो उस लोड को सहन नहीं कर पाती, ये बात बिल्कुल सही है। कैन नॉट टेक लोड ऑन बोथ डायरेक्शन, थोड़ा बहुत लोड ले सकते हैं अगर हमने उसके बेयरिंग के डिज़ाइन को ऐसा कर रखा है कि वो लूज़ हो ही ना, प्लेट के ऊपर कवर प्लेट हमने लगा रखी है कि कांटेक्ट इनका ख़त्म हो ही नहीं सकता, लॉक प्लेट लगा रखी है, तो दोनों डायरेक्शन में भी हम थ्रस्ट बेयरिंग पे लोड डाल देते हैं। इसका जो सबसे सही आंसर है वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट वाला है,
हॉरिजॉन्टल एंड लोड हम इस पर नहीं दे सकते, मतलब यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी सारी कंडीशन थोड़ी बहुत वो मैच कर लेता है। ऑप्शन 4 तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन 186, वाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेस इज प्रोवाइडेड इन बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में जहाँ पर वो आपकी गोलियाँ चलेंगी वो उनमें एक नाली में क्यों चलती हैं, मतलब उसमें एक ग्रूव क्यों दिया जाता है, उसको रेस कहते हैं, डीप बॉल रेसिस कहते हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर एक्सियल डायरेक्शन में थ्रस्ट लग रहा हो तो उसको सहन कर पाए, यही वजह है उसकी। विद स्टैंड शॉक, शॉक को संभालने के लिए रेस नहीं दिए जाते। विद स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल डायरेक्शन में अगर कोई थ्रस्ट लग रही है, यस, यही आंसर सही हो सकता है। बॉल बेयरिंग चल रही है, धुरी की डायरेक्शन में आप उस पर अगर लोड लगाएंगे तो शाफ्ट आपकी इनर रेस के साथ या इनर कोन के साथ बाहर निकलना चाहेगी, गोलियों को भी बाहर निकाल देगी। लेकिन क्योंकि गोलियां जो हैं ऊपर और नीचे वाली रेस में फंस के चल रही हैं, ग्रूव के अंदर डूब के चल रही हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए वो बॉल बाहर नहीं निकल पाती, तो थोड़ा बहुत एक्सियल लोड ये सहन कर पाते हैं। इस वजह से हम बॉल बेयरिंग में डीप रेसिस का प्रयोग करते हैं। वो जो धारियाँ दी होती हैं या उसको नालियाँ कह लें आप, वो इसलिए दी होती हैं। ऑप्शन बी सही है, लेकिन आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद स्टैंड रेडियल लोड, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि बॉल बेयरिंग तो रेडियल लोड के लिए ही बने हैं। उसमें अगर वो ग्रूव डीप कर दो या कम डीप कर दो, उससे उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने बॉल किस मटेरियल की बना रखी है उससे फ़र्क पड़ेगा, या किस साइज़ की बना रखी है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ऑप्शन सी गलत है। कैरी जर्नल लोड्स, जर्नल लोड्स जो हैं वो बुश बेयरिंग के लिए होता है, बॉल बेयरिंग के लिए नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका एक सही उत्तर जो हमें मिल पाया है वो है ऑप्शन बी। ये डीप रेसिस जो बनाए जाते हैं, डीप ग्रूव, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत एक्सियल लोड को सहन कर पाएँ। क्वेश्चन 187, विच बेयरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस। कौन सा ऐसा बेयरिंग है जो अपने एक्सिस, लोड बेयरिंग एक्सिस जो उसका होता है उसके पैरेलल ही लोड को सहन करते हैं, ले पाते हैं, वो है थ्रस्ट बेयरिंग। क्योंकि बॉल बेयरिंग तो लोड लेते हैं, आपके जो बॉल बेयरिंग का जो या रोलर बेयरिंग का जो एक्सिस होगा, जो उसके बीच की धुरी होगी जिस पे वो घूम रहा है, उसके परपेंडिकुलर लोड लेता है, जिसको हम रेडियल लोड कहते हैं। लेकिन थ्रस्ट बेयरिंग वो बेयरिंग हैं जो आपके जो उनकी धुरी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो वर्टिकल थ्रस्ट लोड को ले पाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थ्रस्ट बेयरिंग। स्प्लिट बेयरिंग रेडियल लोड के लिए होता है, प्लेन बेयरिंग ये सब बुश बेयरिंग होते हैं, वैसे ये भी रेडियल लोड को ही सहन करता है। और लास्ट ऑप्शन रेडियल बेयरिंग भी रेडियल लोड को ही सहन करता है। सिर्फ थ्रस्ट बेयरिंग ऐसा है जो अपनी धुरी के समानांतर लोड को सहन करता है या उसको संभालता है। सो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 189, विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। किस बेयरिंग में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का वह कम सकुशल है। हिंदी में तो आप ही समझ लेना, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ ये क्या पूछना चाह रहे हैं। विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी मशीनिंग के बाद सतह बहुत स्मूथ हो जाएगी तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हाई मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, उस हमें बेयरिंग मटेरियल का नाम बताना है। बेयरिंग मटेरियल का नायलॉन यस एक बेयरिंग मटेरियल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन महंगा है और इसका वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बुश बेयरिंग में। अगला ऑप्शन है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। अब ये थ्रस्ट बॉल बेयरिंग यहाँ पर नहीं देना चाहिए था इनको ऑप्शन, क्योंकि थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो तो रोलर बेयरिंग है, उसका तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होना चाहिए। और हाई मटेरियल कॉस्ट बेयरिंग, रोलर बेयरिंग महंगे बहुत होते हैं, मतलब टेफ्लॉन के बुश से तो ज़्यादा ही महंगे होंगे। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बेयरिंग मटेरियल, तो उस कैटेगरी में थ्रस्ट बॉल बेयरिंग फॉल नहीं करता, क्योंकि ये बेयरिंग मटेरियल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑप्शन को एक मिनट छोड़ देते हैं। लैमिनेटेड फिनोलिक्स, लैमिनेटेड फिनोलिक्स तो मैंने आपको बताया था कि इनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये रेजिन से बनाए जाते हैं। इनका भी टेफ्लॉन के मुकाबले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेफ्लॉन के मुकाबले अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम होता, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लैमिनेटेड फिनोलिक्स जो है वो भी टेफ्लॉन से थोड़ा पिछड़ जाता है इन दोनों गुणों में, कि उसका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और हाई मटेरियल कॉस्ट है। हाई मटेरियल कॉस्ट तो टेफ्लॉन की होगी। ये तीनों हैं तो प्लास्टिक की। सी ऑप्शन गलत मान रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ये बेयरिंग मटेरियल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन महंगा है और बाकी नायलॉन से और लैमिनेटेड फिनोलिक्स से महंगा है टेफ्लॉन, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 190, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड।
उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बेरिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, हाई वर्टिकल थ्रस्ट लोड नहीं लिख रखा, एक्सियल वर्टिकल थ्रस्ट लोड नहीं लिख रखा, वरना थ्रस्ट बेरिंग इसका आंसर होने वाला था। क्योंकि इसमें खाली एक्सियल थ्रस्ट लोड लिख रखा है तो ये मान के चलें कि वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की बात करें तो रोलर बेयरिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रोलर बेयरिंग तो थ्रस्ट लोड को ले ही नहीं सकता है। टेपर रोलर बेयरिंग ये आंसर हो सकता है। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग ये आंसर नहीं हो सकता। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम तब करते हैं अगर हमारी शाफ्ट में थोड़े बहुत अलाइनमेंट में त्रुटि हो, तो ये इनर केस जो है थोड़ा सा घूम के वहीं घूमने लगती है बेयरिंग ब्लॉक के अंदर, प्लम्बर ब्लॉक के अंदर। सो इसका आंसर सी नहीं हो सकता। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम हाई थ्रस्ट लोड को संभालने के लिए नहीं करते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग ये आंसर भी सही हो सकता है। अब हमारे पास दो आंसर हैं, टेपर रोलर बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बेयरिंग। देखिए, जब भी इन दोनों की तुलना हो ना, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग की तुलना हो, तो आप ये मान लीजिएगा कि रोलर बेयरिंग जो है वो ज़्यादा लोड सहन कर सकते हैं। बेलनकार आकृति के बने हुए रोलिंग एलिमेंट ज़्यादा लोड को कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं। बॉल यानी कि जो गोली जैसी होती हैं वो हल्के लोड के लिए प्रयोग करते हैं। अगर लोड ज़्यादा है तो आपको रोलर बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए, और ज़्यादा है तो डबल रोलर बेयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेपर्ड रोलर बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। टेपर्ड इसलिए बनाया जाता है उसको ताकि वो एक्सियल डायरेक्शन के लोड को सहन कर सके और रेडियल डायरेक्शन के लोड को भी सहन कर सके। और यही काम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का भी होता है, लेकिन ज़्यादा लोड कौन सा उठाएगा? टेपर रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन 191, ये एक हाउसिंग है, जर्नल आप इसको कह सकते हैं, और उसके अंदर ये बुश लगेगा और उस बुश के साथ ये शाफ्ट घूमेगी। इसके अंदर कोई शाफ्ट घूमेगी इस बुश में। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेयरिंग? इस बेयरिंग का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्प्लिट बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग होता है जो दो हिस्सों में होता है। स्प्लिट मतलब जिसको अलग कर दिया गया हो, बीच में से अलग कर दिया गया है, आधा इधर से चढ़ जाता है शाफ्ट के ऊपर, आधा इधर से चढ़ जाता है शाफ्ट के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्प्लिट बेयरिंग। तो ये स्प्लिट बेयरिंग तो नहीं लग रहा आपको, तो सॉलिड बेयरिंग दिखा रखा है। ये इसमें कहीं कट लग रहा है, आर पार नहीं लग रहा। सॉलिड बेयरिंग, यस, ये आंसर हो सकता है। थ्रस्ट बेयरिंग ये नहीं है, ये तो बुश बेयरिंग है। हाँ, थ्रस्ट बेयरिंग भी बुश बेयरिंग हो सकते हैं, लेकिन ये थ्रस्ट बेयरिंग नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले रहा है ना, रेडियल डायरेक्शन में लोड को संभालने के लिए। शाफ्ट इसमें हॉरिजॉन्टल घूमने वाली है, तो थ्रस्ट बेयरिंग ये आंसर नहीं है। जर्नल बेयरिंग, यस, जर्नल बेयरिंग तो एक जनरल कंडीशन मतलब टर्म है। जनरल बेयरिंग में स्प्लिट बेयरिंग भी हो सकते हैं, हाफ बेयरिंग भी हो सकते हैं, सॉलिड बेयरिंग भी हो सकते हैं, पर जो चित्र में आपको दिखाया गया है उसका सही आंसर है सॉलिड बेयरिंग। है ये जनरल बेयरिंग की कैटेगरी में ही। ये मत समझिएगा कि ये बॉल बेयरिंग है या रोलर बेयरिंग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉलिड बेयरिंग, क्योंकि ये जो बुश है इसका और जो इसका हाउसिंग है ये एक ही पीस में बना हुआ है, ये स्प्लिट नहीं है। स्प्लिट बुश और स्प्लिट हाउसिंग तब इस्तेमाल होते हैं जब ऊपर का वो नट बोल्ट से खोल दो, ऊपर का कवर उठा दो और ऊपर का बुश भी हटा दो, तो बुश को रिप्लेस करना और शाफ्ट को मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है उसमें। पर ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है ये सॉलिड बेयरिंग है, इसमें बुश भी सॉलिड है और बुश हाउसिंग भी सॉलिड है। क्वेश्चन 192, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बेयरिंग? अब ये जो आपको बेयरिंग दिखाया है ये है थ्रस्ट बुश बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग नहीं है, ये थ्रस्ट बुश बेयरिंग है। ये बॉल बेयरिंग नहीं है, इसमें कहीं बॉल दिखाई नहीं दे रही है हमें। ये रोलर बेयरिंग है नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं हमें बेलनकार रोलर घूमते हुए जो घूमेंगे वो दिखाई नहीं दे रहे। ये थ्रस्ट बेयरिंग है ये थ्रस्ट बेयरिंग है क्योंकि ये इस लोड को, ये शाफ्ट जो है इसके अंदर ऐसे डूबी हुई है, जब शाफ्ट चलेगी तो शाफ्ट का सारा वजन यही सहन करेगा नीचे की तरफ, तो इसको बॉटम में लगाया जाता है और ये है थ्रस्ट बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बेयरिंग? ये है वो स्प्लिट बेयरिंग। आप देख पा रहे हैं इसमें ऊपर जो हाउसिंग है उसमें भी ऊपर का जो कवर है वो अलग से नट बोल्ट से टाइट हो रहा है। आप ये बोल्ट को नट को खोलेंगे, ऊपर का ढक्कन की तरफ अलग निकल जाएगा और आपका बुश दिखने लगेगा। और ये बुश भी दो हिस्सों में होता है, ऊपर वाले बुश को हटा दोगे तो आपको शाफ्ट दिखने लगेगी। इसको हम स्प्लिट बेयरिंग कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत होने वाले हैं। बुश बेयरिंग तो ये है, ऐसा नहीं है कि बुश बेयरिंग ये नहीं है, लेकिन इसका सबसे सही आंसर क्या है? स्प्लिट बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग बिल्कुल गलत आंसर है। जर्नल बेयरिंग भी ये है, लेकिन जो चित्र में हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्प्लिट बेयरिंग। इसमें हाउसिंग भी दो पीस में होता है और अंदर बुश भी दो पीस में होता है, पर शाफ्ट एक ही पीस में होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 194,
व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेयरिंग? यही तो है वो केज, ये बॉल की केज है। ये इस तरह से पिंजरे होते हैं और बॉल को अलग अलग रखने के लिए, आपने बॉल बेयरिंग देखे होंगे, आप समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉल केज। ये हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो इस गोली का पिंजरा है, हर गोली अपने पिंजरे में रह के चलेगी। इसका आंसर होना चाहिए बॉल केज, बॉल सेपरेटिंग केज या बॉल केज। बॉल केज इसका आंसर सही है। आउटर रेस, ये आउटर रेस है जो बाहर बाहर होती है। इसमें ये बने हुए हैं वो डीप ग्रूव, जो बॉल रेसिस जो आपके आउटर रेस में बने हुए हैं, डीप ग्रूव। इनर रेस, ये अंदर वाला जो है ये इनर रेस है और इसके अंदर जो है शाफ्ट फिट होती है और वो फिटिंग अच्छी होती है ताकि ये इनर रेस शाफ्ट के साथ घूमता है। और ये बाहर वाला रेस जो है ये नहीं घूमता है, ये प्लम्बर ब्लॉक में स्थिर रहता है, लोड में स्थिर हो जाता है। बॉल घूमेंगी, इनर रेस घूमेगा शाफ्ट के साथ, लेकिन आउटर रेस नहीं घूमता है। अगर कभी ऐसा सवाल कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है रोलिंग एलिमेंट्स। ये रोल नहीं करते, ये जो केज है ये रोल नहीं करता, ये घूमता तो है, हाँ रोलिंग कहते हैं ऐसे लुढ़कना। ये लुढ़कता नहीं है, लुढ़कती तो गोलियां हैं। विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड? कौन से तरीके, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेडियल लोड है, मतलब शाफ्ट पे वज़न बहुत ज़्यादा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब धुरी से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तब हम कौन सा बेयरिंग यूज़ करेंगे? बॉल बेयरिंग बहुत हैवी लोड के लिए नहीं होता, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बुश बेयरिंग ये आंसर हो सकता है। निडल बेयरिंग तो बहुत लाइट लोड के लिए होते हैं, पतले पतले बेलन होते हैं, मतलब सुइयों जैसे बहुत पतले पतले। तो सी आंसर तो बिल्कुल गलत है। डबल रो रोलर बेयरिंग, ये आंसर सही है। डबल रो रोलर बेयरिंग, क्योंकि रोलर बेयरिंग को हम बहुत हैवी लोड के लिए यूज़ करते हैं और एक नहीं दो पंक्तियों की डबल रोलर बेयरिंग में दो रोलर की पंक्तियाँ होती हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर चलता है लोड दोनों पंक्तियों पे। सो इसका उत्तर है डी। पर यहाँ पर भी मैं बुश बेयरिंग वाला ऑप्शन नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि बुश बेयरिंग भी बहुत हैवी रेडियल लोड के लिए प्रयोग करते हैं अगर शाफ्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, हैवी मशीनरीज में भी हम बुश बेयरिंग का प्रयोग करना पड़ता है हमें, क्योंकि उतने बड़े रोलर नहीं मिलते हैं। आप कभी शुगर मिल में जाके देखें, जो केन क्रशर होता है वो उसका जो साइज़ होता है, उनके जो शाफ्ट का साइज़ होता है जहाँ पर बेयरिंग आएगा वो होगा 500 mm। अब 500 mm बोर का कौन सा बेयरिंग लेकर आएंगे आप? वहाँ पर भी हम बुश बेयरिंग को प्रयोग करते हैं और बहुत हैवी लोड के लिए करते हैं, जर्नल्स और बुश बेयरिंग का। तो ये आंसर ऐसे नहीं देने चाहिए कि आप ये चीज़ें सही मान के आगे चले जाओ और फिर इंडस्ट्री में आपका मजाक उड़े। आपको बहुत ब्रॉड सेंस में इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको जो बता रहे हैं वो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही है। क्वेश्चन को समझ के बताया जा रहा है कि इसका आंसर सही क्यों है। परीक्षाओं के लिए तो तैयारी हो जाएगी, पर परीक्षाओं के बाद भी तो एक ज़िंदगी है भाई, उसके लिए भी तो तैयारी करनी है। सो इसका सही आंसर है डबल रोलर बेयरिंग, क्योंकि बॉल बेयरिंग के मुकाबले, निडल बेयरिंग के मुकाबले ये ज़्यादा हैवी लोड ले सकते हैं। और अगर आप लगा पा रहे हैं, क्यों ये आंसर सही हो जाता है कि अगर आप डबल रोलर बेयरिंग को लगा पा रहे हैं तो वो बुश बेयरिंग से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये बात सही है। पर अगर आप लगा ही नहीं पा रहे हैं, उतना बड़ा बेयरिंग बन ही नहीं रहा, अगर बन भी रहा है तो उसको फिट नहीं किया जा सकता उतनी टॉलरेंस में, तो कुछ प्रैक्टिकल कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से बेयरिंग का साइज़ लिमिटेड होता है जो हम रोलर बेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज़ डिज़ाइंड टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड? एक ऐसा कौन सा निम्न में से बेयरिंग है जो धुरी की डायरेक्शन में भी लोड को सहन कर ले, मतलब संभाल ले उसको, और धुरी के परपेंडिकुलर भी संभाल ले? परपेंडिकुलर लोड को रेडियल लोड कहेंगे और धुरी की डायरेक्शन में उसको हम एक्सियल लोड कहेंगे। बॉल बेयरिंग जो है रेडियल लोड संभाल पाता है, एक्सियल लोड नहीं संभाल पाता, थोड़ा बहुत संभाल लेता है। रोलर बेयरिंग का भी यही हाल है, रेडियल लोड संभाल लेगा, एक्सियल लोड नहीं संभाल पाएगा। टेपर रोलर बेयरिंग ये थोड़ा बहुत एक्सियल लोड संभाल लेता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, यस ये वो आंसर है, क्योंकि इसमें जो बॉल लगती है वो इनर और आउटर रेस के डिग्री पे लगती है। नीचे कोई लोड आ रहा होगा तो भी संभाल लेगा, ऊपर साइड में कोई लोड आ रहा होगा, एक्सियल डायरेक्शन में कोई लोड आ रहा होगा उसको भी संभाल लेगा। तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, क्योंकि टेपर रोलर बेयरिंग जो है वो भी एक्सियल डायरेक्शन में एक ही तरफ संभाल पाता है, बशर्ते हमने लॉक प्लेट और कवर प्लेट ना लगाई हो। क्वेश्चन 197, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? अब ये इंस्ट्रूमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक
पर्टिकुलर हाइट पे एक लाइन खींचता हुआ चल रहा है, इस डायरेक्शन में इसको धकेला जा रहा है, सरफेस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है जॉब भी और ये इंस्ट्रूमेंट भी, और इस इंस्ट्रूमेंट को इस डायरेक्शन में धकेला जा रहा है, और धकेलते हुए ये अपने एक पॉइंटर से, जिसको हम स्क्राइबर कह सकते हैं, उस स्क्राइबर से ये एक लाइन मार रहा है ताकि एक हाइट पे, एक समान हाइट पे ये लाइन लग जाए। ऐसा हम आमतौर पर करते हैं जब हमें मशीनिंग बतानी होती है कि इसके ऊपर ऊपर मशीनिंग आपको करनी है, मशीनिंग मार्जिन जब चेक करना पड़ता है तो एक सरफेस प्लेट के ऊपर हम ये मार्किंग करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट आमतौर पे ये मार्किंग हम हाइट गेज से करते हैं, पर इन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है ये हाइट गेज ऐसा नहीं दिखाई देता, वो हाइट गेज कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें इन्होंने प्रयोग कर रखे हैं स्लिप गेज। ये डेप्थ वर्नियर गेज नहीं है, ये डेप्थ नहीं नाप रहा है। वर्नियर हाइट गेज ये नहीं है, वर्नियर हाइट गेज वही होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। क्लैंप टाइप हाइट गेज ये नहीं है, ये क्लैंप इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा रहा है। स्लिप गेज होल्डर हाइट गेज, यही इसका उत्तर है, क्योंकि स्लिप गेज से वो साइज़ को बनाया हुआ है। स्लिप गेज को होल्ड करने के लिए इसमें एक होल्डर है और उस होल्डर के ऊपर आपका पॉइंटर लगा हुआ है जो आपकी मार्किंग कर रहा है। तो इसका सही उत्तर डी है, स्लिप गेज होल्डर हाइट गेज। क्वेश्चन नंबर 199, विच टाइप ऑफ बेयरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? कौन सा बेयरिंग मेटल स्वयं लुब्रिकेटेड है? ये बाद में कई क्वेश्चंस में बता चुका। इसका सही आंसर है सिंटर्ड एलॉय। सिंटर्ड एलॉय सेल्फ लुब्रिकेटिंग इसलिए होता है क्योंकि उसको हम एक उपचार से पोरस बना देते हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र बना देते हैं, फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा के हम शाफ्ट फिट कर देते हैं। वो ग्रीस उनके पोर्स में, मतलब उनके छिद्रों में भरी रहती है और वो वहीं से लुब्रिकेशन करती रहती है। तो इसको हम कहते हैं सिंटर्ड एलॉय। ये फेरस हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, ब्रास हो सकता है, किसी भी एलॉय को, किसी भी धातु को आप सिंटर्ड कर सकते हैं। तो वो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसा मत समझना बड़े बड़े होल कर देते हैं उसको ड्रिल मशीन से। तो इसका सही उत्तर है सिंटर्ड एलॉय, ऑप्शन बी सही है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, विच बेयरिंग इज़ यूज्ड इन लिमिटेड स्पेस? अगर आपके पास बहुत कम स्पेस है तो आप किस बेयरिंग का प्रयोग करेंगे? नीडल बेयरिंग, ये बहुत छोटे छोटे बेयरिंग होते हैं, आमतौर पे जो हैंड ग्राइंडर होते हैं ना, जो ग्राइंडिंग मशीन होती है ना छोटी छोटी, उस पर लगे रहते हैं। बहुत छोटे छोटे बेयरिंग होते हैं, ये बहुत हाई स्पीड पे चल सकते हैं और इसमें पतले पतले रोलर लगे रहते हैं, उनको हम नीडल कहते हैं। ये आंसर सही लग रहा है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग तो बड़े बड़े होते हैं, उनके लिए छोटी मोटी जगह में नहीं लगता है। बॉल भी चाहिए, इनर रेस भी चाहिए, आउटर रेस भी चाहिए, उसके बीच में गैप भी चाहिए बॉल के लिए, तो ये छोटी मोटी जगह पे नहीं रखते हैं। ये बी आंसर तो गलत है। टेपर रोलर बेयरिंग तो और ज़्यादा मुसीबत की बात है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग भी ये नहीं है। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं, ऑप्शन ए सही है। नीडल बेयरिंग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर स्पेस बहुत कम है और हमें बेयरिंग को लगाना है, तब हम ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वॉल थिकनेस बहुत पतली होती हैं और इनका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर स्पेस हमें कम मिल रही है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन भी हमारे पूरे हुए। आपको मेरी कोई भी कही हुई बात समझ ना आई हो या इन सवालों में कोई चीज़ रह गई हो जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपको शुभकामनाएं, मुबारक हो, आप एक अच्छे फिटर बनने के रास्ते पर हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहना, अपना ध्यान रखना, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहना पर।